किलोनोवा। पिछले साल एक अद्भुत नज़ारा दूर अंतरिक्ष में देखा गया जब दो न्यूट्रॉन स्टार आपस में उलझ गए। न्यूट्रॉन स्टार का जन्म तब होता है जब किसी तारे में विस्फोट हो जाता है और ये उसका बचा हुआ अवशेष होता है। ये शक्तिशाली न्यूट्रॉन्स और घने मैटर से बना होता है। जब दो न्यूट्रॉन स्टार आपस में टकराते हैं तो अंतरिक्ष में एक बेहतरीन आतिशबाजी का नज़ारा देखने को मिलता है। इसी आतिशबाजी को किलोनोवा कहते हैं। पहले इसकी चमक नीले रंग की होती है और बाद में लाल रंग की हो जाती है। इसकी वजह होते हैं जल और सुलग रहे मलबे जो न्यूट्रॉन स्टार के टकराने के बाद अंतरिक्ष में बिखर जाते हैं। किलोनोवा एक नॉर्मल सुपरनोवा से कहीं ज़्यादा चमकीला होता है, जिससे ग्रेविटेशनल वेव्स, एक्स रेज और रेडियो वेव्स भी छूटने लगती हैं। किलोनोवा को समझने के लिए कई वैधशालाओं ने साथ में मिलकर इस चीज़ का अध्ययन किया और उन्होंने कई दिलचस्प चीज़ें पता लगाईं, जैसे कि गामा रेज बस्ट की भी वजह दो न्यूट्रॉन स्टार्स का आपस में भिड़ना होता है। और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें कि सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम जैसे एलिमेंट्स का भी जन्म इन्हीं तरह की घटनाओं से होता है। न्यूट्रॉन स्टार इतना डेंस होते हैं कि उनका 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का भी वजन 1 मिलियन मेट्रिक टन तक होता है। साल 2017 में एस्ट्रोनॉमर्स ने दो न्यूट्रॉन स्टार्स को आपस में भिड़ता हुआ देखा जो 130 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर थे। इस भयानक विस्फोट ने ब्रह्मांड की बनावट में सिकुड़न पैदा कर दी थी, जिसने स्पेस और टाइम को डिस्टॉर्ट कर दिया। एक्सोमून्स। एक्सोमून्स उन्हें कहते हैं जो किसी स्टार के हैबिटेबल जोन में पाए जाने वाले एक्सोप्लैनेट्स का चक्कर लगाने वाले चांद होते हैं, जैसे कि चांद पृथ्वी का। पर चांद पे जीवन मौजूद नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों ने हाल ही में पता लगाया है कि कुछ स्टार्स के हैबिटेबल जोन में पाए जाने वाले एक्सोप्लैनेट्स का चक्कर लगाने वाले ये चांद, जिन्हें एक्सोमून्स कहा गया है, ये मून लाइफ के पाए जाने की काफ़ी अच्छी जगह हो सकते हैं और इनमें माइक्रोबियल लाइफ मौजूद हो सकती है। हमारे सोलर सिस्टम के दो मून, यूरोपा जो जुपिटर का चक्कर लगाता है और इनसेलेडस जो सैटर्न का चक्कर लगाता है, इन दोनों पर भी माइक्रोबियल लाइफ होने की संभावनाएं हैं। पर अभी तक केपलर स्पेसक्राफ्ट ने हज़ारों एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढ निकाला है, पर किसी भी एक्सोमून को देखा नहीं जा सका है। हो सकता है कि वो ग्रहों के पीछे छुपे हुए हों और काफ़ी दूर हों अपने तारे से। हाल ही में इंटरनेट पे एक खबर फैलने लगी कि एस्ट्रोनॉमर्स ने एक एक्सोमून का पता लगा लिया है। उन्होंने एक ग्रह खोज निकाला जिसका नाम केपलर 162.5b है। इस पर इसके तारे की एक तरफ से रोशनी पड़ने पर यह ग्रह जुपिटर जितना बड़ा मालूम पड़ रहा है, जिसके मून की साइज़ नेपच्यून प्लैनेट जितनी बड़ी है। तो अगर हम दूसरे सिस्टम में किसी एक्सोमून को खोज लेते हैं तो इससे ये कहना आसान हो जाएगा कि हमारी गैलेक्सी से बाहर भी जीवन मौजूद हो सकता है। हालांकि अभी ये पक्का नहीं हो पाया है कि ये एक्सोमून ही है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही दूर है और एक्सोमून को पहचानने की कई थ्योरियाँ बनाई गई हैं जो काफ़ी कन्फ्यूजिंग हैं। सिनेस्टिया। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल कि आखिर प्लैनेट बनते कैसे हैं। अभी तक ये सोचा जा रहा था कि अंतरिक्ष में तैर रही चीज़ों के आपस में भिड़ने से इनका जन्म होता है, जब बिखरा हुआ मलबा आपस में मिलकर एक ग्रह बन जाता है। पर इस चीज़ पर जब शोधकर्ताओं ने ज़्यादा ध्यान दिया तब उन्होंने इस प्रक्रिया को एक नाम दे दिया जिसे सिनेस्टिया कहा जाता है। सिनेस्टिया वास्तव में क्या है ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि ये एक डोनट जैसे दिखने वाली चीज़ है, एक विशालकाय डोनट जो गहरे अंतरिक्ष में घूमता और तैरता रहता है। सिनेस्टिया नाम पड़ा है सिन और हेस्टिया को मिलाकर, जो कि ग्रीक शब्द हैं। सिन का मतलब होता है आपस में मिलना और हेस्टिया इन ढांचों की देवी का नाम है। सिनेस्टिया एक बनावट है जो कई ग्रहों जितने बड़े ढांचों के आपस में टकराकर मिल जाने से बनता है। आपस में भिड़ने वाले इन ऑब्जेक्ट्स का एंगुलर मोमेंटम भी एक जैसा होता है, मतलब ये दोनों एक ही रफ्तार से घूम रहे होते हैं। इन ऑब्जेक्टों के आपस में भिड़ने और एक साथ घूमते रहने की वजह से एक बहुत बड़े डोनट जैसा ढांचा तैयार हो जाता है जो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। भिड़ंत के समय दोनों के घूमने से जो गति बनती रहती है वो इनको ऑर्बिट या परिक्रमा के क्षेत्र में लेकर चली जाती है, जो तकनीकी तौर पर समझाती है कि ग्रहों का जन्म ऐसे ही होता है। इसी तरह पृथ्वी और चांद की आपस में मिलने वाली सिमिलैरिटीज से वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी और चांद कभी एक बहुत बड़े सिनेस्टिया का पार्ट रहे होंगे। पृथ्वी जैसा सबसे पास में पाया जाने वाला ग्रह। एक रेड ड्वार्फ तारे का चक्कर लगाता एक ग्रह जिसका नाम रॉस 128 रखा गया है। ये ग्रह इस तारे के ऑर्बिट का चक्कर लगाते हुए ढूंढ निकाला गया है, जिसको स्टार रॉस 128 कहा जाता है। इसके अलावा ये हमारी पृथ्वी की तरफ धीमे धीमे बढ़ भी रहा है,
जो एक दिन हमारे सबसे करीबी पड़ोसियों में से एक हो जाएगा। पर ऐसा होने में करीब 80,000 साल लगेंगे, जो कि हम लोगों के लिए तो बहुत लंबा समय है, पर अंतरिक्ष के हिसाब से ये कुछ खास नहीं है। ये सिर्फ एक पलक झपकने के बराबर है। मून आयो पर पाए गए पर्वत। पूरे सोलर सिस्टम में मून आयो सबसे ज़्यादा वॉल्केनिकली एक्टिव जगह है, जहाँ ना जाने कितने ज्वालामुखी लावा उगल रहे हैं, वो भी पिछले 4.5 बिलियन सालों से। इसकी सतह पर ज्वालामुखी, लावा और जले हुए मलबे के अलावा कुछ भी नहीं है। आयो अपने ऊपर बसे एक्टिव वॉल्केनोज की वजह से जाना जाता है और उनकी लगातार की जाने वाली हरकतों से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयो जुपिटर ग्रह का चक्कर लगाता है और इस दौरान उस पर खिंचाव और दबाव दोनों बना रहता है। द गॉडजिला ऑफ अर्थ। जून 2014 को वैज्ञानिकों ने एक दूसरी दुनिया को खोज निकाला, जो एक बड़ा सा चट्टानों से ढका ग्रह था, जिसका नाम केपलर 10c रखा गया। इसे गॉडजिला ऑफ अर्थ भी कहा गया है। ये ग्रह हमसे 560 लाइट ईयर्स की दूरी पर है और इसका वजन पृथ्वी से 17 गुना ज़्यादा है। ज़्यादातर ऐसे ग्रह जो पाए गए हैं उनका ढांचा और वातावरण गैस से बना हुआ है, पर इसके साथ ऐसा नहीं है। और दूसरी अच्छी बात कि ये ग्रह लाइफ को सपोर्ट करता हुआ मालूम पड़ रहा है। सैटर्न्स न्यू रिंग। सैटर्न प्लैनेट रिंग से घिरा हुआ होने की वजह से अलग से ही पहचान लिया जाता है, पर एक और रिंग ढूंढ निकाली गई है जिसने सैटर्न ग्रह को घेर रखा है, और ये रिंग इंफ्रारेड रिंग है। ये रिंग सैटर्न को घेरे हुए पुरानी रिंग से काफ़ी दूर पाई गई है, जिसकी शुरुआत सैटर्न से 59,54,572 किलोमीटर दूर से होती है और ये 1,19,09,145 किलोमीटर की दूरी में फैली हुई है। द बेबी बूम गैलेक्सी। ये गैलेक्सी हमसे 12.2 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर है, जिसे कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में नासा के स्पिट्जर साइंस सेंटर के द्वारा खोजा गया। यह गैलेक्सी आज तक पाई गई सबसे चमकीली गैलेक्सी है, इसीलिए इसे स्टार बस्ट गैलेक्सी भी कहा गया है। इसकी तेज़ चमक की वजह है इसमें लगातार हो रहे सैकड़ों नए तारों का जन्म। इसमें हर 2 घंटे पर एक नए तारे का जन्म हो जाता है। बेबी बूम गैलेक्सी को एक्सट्रीम स्टेलर मशीन भी कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें हर साल 4000 नए तारों का जन्म हो जाता है, जबकि मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें हमारी पृथ्वी मौजूद है उसमें एवरेज हर साल सिर्फ 10 तारों का ही जन्म होता है। एस्टेरॉयड विथ रिंग। प्लैनेट्स रिंग से घिरे हुए कई देखे गए हैं, पर यह पहला एस्टेरॉयड है जो सैटर्न प्लैनेट की ही तरह रिंग से घिरा हुआ है। 2014 में वैज्ञानिकों ने एक एस्टेरॉयड ढूंढ निकाला जिसे उसके खुद के कुछ छल्लों ने उसके चारों तरफ से घेरा बना रखा था, और ये हमारे सोलर सिस्टम के अंदर ही मौजूद है, जो सूरज का चक्कर लगा रहा है सैटर्न और यूरेनस प्लैनेट के बीच में मौजूद होकर। ऐसी कोई चीज़ पहली बार अंतरिक्ष में देखी गई है जो अपनी खुद की रिंग से घिरी हो और वो कोई ग्रह भी ना हो। सबसे खास बात कि ये चीज़ बहुत छोटी है, जो 250 किलोमीटर के एरिया से ज़्यादा नहीं होगी। इस चीज़ का नाम चेरिक्लो रखा गया है और पाया गया है कि इसको 2 कॉस्मिक रिंग्स ने घेर रखा है, जिसमें अच्छा खासा जमा हुआ पानी मौजूद है। बड़ी वाली रिंग 7 किलोमीटर चौड़ी है और छोटी वाली इससे साइज में आधी होगी। कुछ एस्टेरॉयड्स के अपने खुद के चांद होते हैं जो छोटी सैटेलाइट्स की तरह चारों तरफ मंडराते रहते हैं, पर चेरिक्लो बहुत दुर्लभ चीज़ है क्योंकि ऐसे किसी दूसरे एस्टेरॉयड को कभी नहीं देखा गया। इन रिंग्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ कोई नहीं जानता, पर अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद ये चेरिक्लो के ही अवशेष हों जो किसी टक्कर से बिखर गए हों। जुपिटर का गायब होता रेड स्पॉट। जुपिटर पे पाया जाने वाला रेड स्पॉट आने वाले 10-20 सालों में गायब हो सकता है। रॉयलिंग वर्मिलियन टेम्पेस्ट नाम का तूफान, जिसके लिए प्लैनेट जुपिटर जाना भी जाता है, इसे रेड स्पॉट भी कहा जाता है, पर समय के साथ ये हल्का और छोटा होता जा रहा है और खबरों के मुताबिक ये आने वाले 10 से 20 सालों में हो सकता है गायब हो जाए। इसे जब सबसे पहली बार देखा गया था तभी से ये सिकुड़ना चालू हो गया था। पहले ये करीब 40,233 किलोमीटर्स तक फैला हुआ था, पर 1970 में वॉयेजर स्पेस प्रोब से पता चला कि ये 40,000 से घटकर 23,335 किलोमीटर्स का ही रह गया है। उसके बाद 2014 में हबल टेलीस्कोप से जब इसे नापा गया तो इसका घेरा 16,495 किलोमीटर्स का ही रह गया था। इसीलिए उम्मीद लगाई जा रही है कि अगले 10 से 20 साल बाद हो सकता है ये तूफान थम जाए।
अल्कोहलिक कॉमेट। लव जॉय नाम के इस कॉमेट ने एस्ट्रोनॉमर्स का और शराब के शौकीन लोगों का ध्यान अपनी ओर साल 2015 में खींच लिया। जब तेज़ी से उड़ते हुए इस बर्फीले कॉमेट का अध्ययन किया जा रहा था, तब वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि ये कॉमेट बिल्कुल उसी तरह के अल्कोहल को अंतरिक्ष में छोड़ता जा रहा है जिस तरह के अल्कोहल या शराब को हम पीते हैं। ये कॉमेट हर सेकंड पर इतना ज़्यादा अल्कोहल छोड़ रहा है कि इसमें 500 वाइन की बोतलें तैयार हो जाएंगी। ये साथ में सिंपल शुगर को भी इजेक्ट कर रहा है, जिसने हैरानी में डाल दिया है क्योंकि ये एक शराब बनाने की भट्टी जैसा काम कर रहा है। चांद टाइटन पर पाई गई झीलें। ग्रहों पर पानी के मौजूद होने की बातें अक्सर वैज्ञानिकों के बीच पिछले कई सालों से चर्चा में रही हैं। चांद पे पानी के पाए जाने की संभावनाओं के साथ सोलर सिस्टम में मौजूद टाइटन नाम के चांद पर लिक्विड से बनी कई झीलों को साल 2013 में ऑब्जर्व किया गया। साथ में ये भी कंफर्म हो गया कि सैटर्न के मून टाइटन की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे अर्थ प्लैनेट से काफ़ी मिलती जुलती मालूम पड़ रही थीं जब हमारे ग्रह पर जीवन नहीं था। लेकिन वैज्ञानिकों ने बताया है कि ये झीलें पृथ्वी पर पाई जाने वाली झीलों से बहुत अलग हैं। टाइटन की झीलें लिक्विड मीथेन और ईथेन से भरी हुई हैं, जिसका टेम्परेचर -298 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 2013 में कैसिनी स्पेसशिप ने टाइटन पे पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी झील, जिसका नाम लिगेई मैरे है, उसमें से एक धरती के टुकड़े को ऊपर की तरफ उभरते और निकलते हुए देखा, पर वो अचानक से गायब हो गया और कुछ महीनों बाद वो फिर से निकल आया। लेकिन इस बार इस लैंड मास की साइज़ ज़्यादा लंबी और बड़ी थी। 50 किलोमीटर की लंबाई से ये 100 किलोमीटर का हो चुका था। इसी के बाद से इस मिस्टीरियस लैंड मास का नाम मैजिक आइलैंड रख दिया गया है। ब्राउन ड्वार्फ। 2016 में 22,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट को देखा गया जो कोई ग्रह लग रहा था। ब्राउन ड्वार्फ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि ना उन्हें कोई प्लैनेट या ग्रह कहा जा सकता है और ना ही उन्हें कोई तारा कहा जा सकता है, क्योंकि वो उनसे बहुत छोटे होते हैं। जब इस ब्राउन ड्वार्फ को पहली बार देखा गया तो यह एस्ट्रोनॉमर्स के बीच चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि इसकी साइज़ का कैलकुलेशन करने पर यह जुपिटर ग्रह से भी 13.4 गुना ज़्यादा बड़ा निकला। इसका नाम OGLE 2016 BLG 1190 LB है, जो सैजिटेरियस कॉन्स्टलेशन में पाया गया है। 2016 में जून के महीने में इसे ऑप्टिकल ग्रेविटेशनल लेंसिंग एक्सपेरिमेंट कोलैबोरेशन ने खोजा था और इसके कुछ दिन बाद स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने माइक्रो लेंसिंग इवेंट को ऑब्जर्व किया। ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग इवेंट का इस्तेमाल किसी अनजान ऑब्जेक्ट को पहचानने में किया जाता है, चाहे उसका मास एक प्लैनेट जितना बड़ा हो या एक स्टार उतना बड़ा। इसमें दूर मौजूद पेरेंट स्टार की लाइट पास में मौजूद तारे की ग्रेविटेशनल पुल से बेंट हो जाती है या झुक जाती है और दूर मौजूद तारा मैग्नीफाई हो जाता है। इसी चीज़ को माइक्रो लेंसिंग इवेंट कहते हैं। हालांकि ये ढूंढा गया ब्राउन ड्वार्फ एक तरह का तारा ही है, पर ठीक तरह से ना तो ये तारा है और ना ही कोई ग्रह। सबसे दूर बसी गैलेक्सी। मार्च 2016 में अंतरिक्ष में कई नई खोजें हुई, जिनमें से एक थी जब हबल टेलीस्कोप ने एक रिकॉर्ड बना दिया अंतरिक्ष में सबसे दूर बसी गैलेक्सी को देख लेने का, जिसका नाम GN-Z11 रखा गया। इस गैलेक्सी का जन्म बिग बैंग हो जाने के 400 मिलियन साल बाद हुआ था। तो जो रोशनी आज वैज्ञानिक इस समय देख रहे हैं वो असल में उस जगह से आज से 13 बिलियन साल पहले निकली थी, यानी 1300 करोड़ साल पहले। इस समय वो गैलेक्सी देखने में बिल्कुल अलग लगती है जिसे हम इस समय देख रहे हैं, और ये एक तरह के टाइम ट्रैवल जैसी चीज़ है। डेथ स्टार यानी मौत का तारा। तबाही ला देने वाले इस तारे के बारे में जानकर काफ़ी हद तक हमें ये पता चल गया है कि कैसे ये डेथ स्टार अपने प्लानिटरी सिस्टम को नष्ट कर देते हैं। यही घटना हमारे सोलर सिस्टम के साथ भी एक दिन होगी, जो हमारे सूरज और इसका चक्कर लगाने वाले ग्रहों के साथ घटेगी। डेथ स्टार एक वाइट ड्वार्फ स्टार है जिसका नाम WD 1145+O17 है, जो वर्गो कॉन्स्टलेशन में मौजूद है। ये हमसे 570 लाइट ईयर्स की दूरी पर है।
व्हाइट डॉर्फ तब तैयार होते हैं जब तारों की फ्यूल सप्लाई पूरी तरह से खत्म हो जाती है और उनकी जगह पर पृथ्वी जितने बड़े डेड स्टार्स के कोर बचे रह जाते हैं। डॉर्फ प्लैनेट बौना ग्रह। नया डॉर्फ प्लैनेट जिसका नाम 2015 RR245 है, उसे 2016 में फरवरी के महीने में देखा गया, जो कूपर बेल्ट में मौजूद है और प्लूटो प्लैनेट से काफ़ी ज़्यादा दूर है। प्लूटो को सूरज का एक चक्कर लगाने में 248 ईयर्स का समय लगता है, पर इस बौने ग्रह को पूरे 700 सालों का बेहद लंबा समय लगता है। ये ग्रह एस्ट्रोनॉमर्स के लिए काफ़ी दिलचस्प चीज़ बना हुआ है अध्ययन करने के लिए, क्योंकि ये कूपर बेल्ट में पाए गए बाकी ऑब्जेक्ट्स के अपेक्षाकृत ज़्यादा बड़ा है। ये ग्रह साल 2096 को सूरज के सबसे करीब पहुंचेगा। ड्रैगन फ्लाई 44 ये एक गैलेक्सी है, पर क्या चीज़ है जो इसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से अलग बनाती है, और वो ये है कि एस्ट्रोनॉमर्स ने पता लगाया है कि ये गैलेक्सी लगभग पूरी तरह से डार्क मैटर से बनी हुई है, जो कि 99.99% है। डार्क मैटर एक इनविजिबल यानी अदृश्य और मिस्टीरियस मटेरियल है जिसने सालों से वैज्ञानिकों को उलझन में डाल रखा है। उन्हें खुद नहीं पता कि ये आखिर है क्या चीज़, पर उनका कहना है कि ये चीज़ वास्तव में है, क्योंकि इसकी ग्रेविटी का असर स्पेस में बाकी की चीज़ों पर देखा गया है और लगभग 80% यूनिवर्स इसी चीज़ का बना हुआ है। इस गैलेक्सी को सबसे पहले साल 2015 में देखा गया था ड्रैगन फ्लाई टेलीफोटो एरे टेलीस्कोप से मेक्सिको में, जो अंतरिक्ष में ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है जिन्हें बाकी टेलीस्कोप नहीं देख पाते, उनकी धीमी चमक की वजह से। ओमुआमुआ पिछले साल हमारे सोलर सिस्टम से गुजरते हुए दूर अंतरिक्ष से आने वाले एक मेहमान को देखा गया। हल्का लाल रंग लिए एक सिगार जैसा दिखने वाला ये घुसपैठिया पहले एक धूमकेतु या कॉमेट समझा जा रहा था, पर बहुत बड़े टेलीस्कोप से देखने के बाद इसको धूमकेतु की बजाय एस्टेरॉयड बता दिया गया और इसका हवाईयन नाम ओमुआमुआ रख दिया गया, जिसका मतलब है दूर से आने वाला दूत या मैसेंजर। ये रॉकी ऑब्जेक्ट 1300 फीट लंबा है, पर सिर्फ 130 फीट ही चौड़ा है, और इस तरह का रेशियो कभी भी किसी एस्टेरॉयड या कॉमेट में नहीं देखा गया है पूरे सोलर सिस्टम में। एक और ख़ास बात कि ये चीज़ अपने एक्सिस पर हर 7.5 घंटे में घूमती है, जो कि फिर एक ऐसा फिनोमिनन है जिसे कभी भी पहले ऑब्जर्व नहीं किया गया है किसी भी खगोलीय पिंड में जो आसपास पड़ोस के इलाकों से अंतरिक्ष में घुसते हैं। तुक्का ये लगाया गया है कि ये चीज़ शायद उस दिशा से आई है जिस दिशा में वेगा स्टार पड़ता है, लायरा कॉन्स्टलेशन का सबसे चमकीला तारा। ओमुआमुआ ऐसी पहली चीज़ देखी गई है और इसके बाद एस्ट्रोनॉमर्स को उम्मीद है कि फ्यूचर में और भी ऐसे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्टों को देखा जा सकेगा। हाल ही में वैज्ञानिक इस बात पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि क्या किसी प्रोब को इस चीज़ के पास भेजना सही रहेगा कि नहीं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि ओमुआमुआ 94,800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारे सोलर सिस्टम में सफ़र कर रहा है, जो कि इंसानों की बनाई हुई किसी भी अंतरिक्ष में छोड़ी गई चीज़ की रफ्तार से दुगनी से भी ज़्यादा है। इसके बावजूद कुछ लोग मान रहे हैं कि इसे पकड़ा जा सकता है और हो सकता है लॉन्च किए गए नए प्रोजेक्ट लायरा का ये मिशन भी हिस्सा हो।